हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई केशवानंद भारती केस में क्या गया, गोलकनाथ जी के केस में क्या बात हुई। तो इसलिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये बताता भी है कि भाई डीपीएसपी के ऊपर डीपीएसपी प्रायर होंगे या फंडामेंटल राइट की प्रायोरिटी होंगे। सरकार ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या संशोधन का प्रयास किया फंडामेंटल राइट में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहीं से आप समझ पाओगे कि फंडामेंटल राइट क्या चीज़ होती है, डीपीएसपी क्या होती है, कौन किसके ऊपर प्रायोरिटी रखता है। बेसिक जो हमारे संविधान का जो मूल ढांचे की जो बार बार बात होती है, हमारा संविधान का मूल ढांचा बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब आपको यहीं से ही मिलेगा। और ये आरएस के अंदर भी है, एसआई के अंदर भी है, आपके आरपीएस एएन के अंदर एग्जाम में भी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी में नहीं आता। और ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैसे भी पूछ ही लिया जाता है क्योंकि ये पार्ट जो है आपको टॉपिक में एग्जाम में बहुत कम मिलेगा। जिस तरह से मैंने पढ़ाया आपको और जिस तरह से समराइज मटेरियल के अंदर पढ़ाया वैसे आपको मिलने का चांस है नहीं, क्योंकि कोई भी इस तरह से आपको पढ़ाएगा नहीं। तो जो इसमें ये सारे के सारे जितने भी ये इश्यूज हैं अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट, उसके पीछे जो मेन कारण है ये दो आर्टिकल है हमारे, आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368। तो सबसे पहले हमें इन्हें समझना जरूरी है कि भाई आर्टिकल 13(2) क्या है और आर्टिकल 368 क्या है। तो आर्टिकल 13(2) हमारा कहता है कि वह जो पार्लियामेंट है कैन नॉट मेक एनी लॉ विच कर्टेल फंडामेंटल राइट, यानी हमारी जो संसद है वो इस तरह का कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे जो मूल अधिकार है उसके ऊपर अंकुश लगाए। और अगर ऐसा करती है पार्लियामेंट, इफ मेक एनी लॉ, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। उस सीमा तक जो उसका एक्सटेंशन है उस सीमा तक वो उसको लॉ को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, वॉइड कर देंगे। अभी जैसे अभी लेटेस्ट ये केस चल रहा है वक्फ बिल का, आपको पता हो तो वक्फ बिल का जो केस चल रहा है उसमें यही बात हो रही है। जो भी उसके लॉ के जो इस तरह के मैटर होंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट का जो वायलेट करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, वॉइड कर देगी, उनको हटा देगी उस पार्ट तक। और आर्टिकल 368 कहता है, बस आर्टिकल 368 हमारी जो संसद है उसको पावर देता है कि भाई आप जो है संविधान संशोधन करके संविधान के किसी भी भाग के अंदर संविधान संशोधन कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत। और आर्टिकल जब संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकते हो तो फिर फंडामेंटल राइट भी हमारे संविधान का ही भाग है। तो यानी कि आप फंडामेंटल राइट का भी संशोधन कर सकते हो। आर्टिकल एक तरफ आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि भाई आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि जो कि आपके मूल अधिकारों का हनन करे। और उधर 368 कहता है पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई आप संविधान के किसी भी भाग के अंदर संशोधन कर सकते हो और उसी के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट भी आते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैटर जो एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोधाभासी हैं। अब इनके ऊपर अलग अलग केस हुए हैं और उनके ऊपर अलग अलग सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो जो सबसे पहला इसके रिगार्डिंग केस किया था वो शंकरी प्रसाद जी ने किया था। तो शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1951 के अंदर। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई जो आपका 13(2) आर्टिकल है वो केवल और केवल सामान्य कानून के लिए है, वो आर्टिकल 368 के ऊपर लागू ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है, वो संसद है, वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, यानी फंडामेंटल राइट के अंदर संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद के केस में सरकार ने यह कहा कि 13(2) नॉट एप्लीकेबल टू आर्टिकल 368, 13(2) ओनली एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून पर लागू होता है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी सरकार जो है संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट को जो है अमेंडमेंट कर सकती हैं। फिर दूसरा केस है 1965 के अंदर सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में। उसके अंदर उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात वापस दोहरा दी कि वे जो 13(2) है वो सामान्य केस के लिए, सामान्य कानून के लिए एप्लीकेबल है, 368 के तहत कानून के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और सरकार जो है फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड कर सकती है। फिर आया तीसरा गोलकनाथ केस 1967 के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना कह दिया कि भाई अपना जो पुराना फैसला था कि भाई जो सरकार है, पार्लियामेंट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को जो बदल सकती है, उसको इन्होंने फैसले को क्या कर दिया, ओवररूल्ड कर दिया, यानी पलट दिया। और कह दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है हमारी, वो हमारे मूल अधिकारों को जो है उसका हनन नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम पे। यानी पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फ्यूचर, के भविष्य के अंदर सरकार, संसद जो है हमारी, संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों का वॉयलेशन नहीं कर सकती। और इस फैसले का कोई भी जो है पूर्वव्यापी क्रियान्वयन नहीं होगा, यानी इस फैसले का
1 मिनट। यानी कि इस फैसले का कोई भी पूर्वव्यापी क्रियान्वयन नहीं होगा, यानी आज के पहले जो सरकार ने संविधान संशोधन कर दिए, फंडामेंटल राइट में हो या किसी भी तरीके से हो, उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो फिर सरकार के यहाँ से टेंशन हो गई कि अब हम फंडामेंटल राइट में या डीपीएसपी के तहत जो भी हमें कानून मिले हैं, जो भी हमें डीपीएसपी अनुच्छेद में जो भी बातें कही गई है, उन अनुच्छेद को उनको लागू करने के लिए सरकार फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे उस समय संपत्ति का अधिकार भी था, जमीन अधिग्रहण के मामले भी थे। तो सरकार ने एक तरह से फंडामेंटल वो रूल जो फंडामेंटल राइट है हमारे, उन पे संशोधन अब नहीं कर सकती इतनी आसानी से। तो सरकार ने क्या करा, 24th संविधान संशोधन लेके आए, और 24वें संविधान संशोधन के अंदर सरकार ने क्या करा, 2 आर्टिकल नए ऐड कर दिए। एक आर्टिकल ऐड कर दिया 13(4), एक आर्टिकल कर दिया 368(1). अब 13(2) तो हमारे ये कहता था कि भाई कोई भी वायलेशन नहीं कर सकती। 13(4) में इन्होंने सीधा सीधा इन्होंने संसद में ये कह के पास कर दिया कि भाई 13(2) जो है वो एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी लॉ के लिए। ये बात पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सज्जन प्रसाद के केस में, सज्जन सिंह के और शंकरी प्रसाद के केस में। अब ये बात इन्होंने कानून बना दिया 13(4) आर्टिकल नया ऐड करके कि भाई 13(2) है वो अब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई 13(2) जो है केवल और केवल 13(4) पे ये जो 13(2) एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, ना कि 368 पे। और लिख दिया कि भाई जो आर्टिकल 368(1) इन्होंने और ऐड कर दिया, और उसमें स्पेशली इन्होंने लिख दिया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन अगर आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है तो वो उसको सामान्य कानून नहीं समझा जाएगा। यानी 368 के तहत जो भी होंगे वो विशेष कानूनी होंगे, सामान्य नहीं होंगे, और 13(2) उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये रिटर्न में एक कानून बना दिया कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही थी, तो इन्होंने कानून बना दिया कि भाई अब 13(2) है वो नॉट एप्लीकेबल टू 368, और इन्होंने संसद से इसे पास कर दिया। और इसी के साथ इन्होंने एक और कानून लेके आए, 25वां संविधान संशोधन, और उसके अंदर इन्होंने एक आर्टिकल नया ऐड और कर दिया 31C। और 31C के अंदर इन्होंने लिखा कि अगर हम कोई भी ऐसा 39B और 39C आर्टिकल की पूर्ति के लिए, 39B कहता है भी भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण की, और 39C कहता है भी धन के सेकेंडरीकरण की रोकथाम की, यानी धन का जो एक आदमी के पास में केंद्रीकरण न हो। तो अगर हम 31C कहता है कि अगर टू फुलफिल डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B और 39C, अगर इन 39B और 39C की पूर्ति करते समय अगर किसी भी तरह का कोई लॉ कानून वायलेट होता है, जिससे कि व्यक्ति के आर्टिकल 14, 19 और 31 अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उस जो केस को सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड नहीं करेगा। ये इन्होंने कानून बना दिया। और लिखा सेकंड कि भाई दिस टाइप ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, कि भाई इस तरह का जो कोई कानून है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने अपनी पूरी तरह से यहाँ पे एक फील्डिंग सेट कर ली कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था गोलकनाथ जी के केस के अंदर कि भाई पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। तो इन्होंने 2 कानून बना दिए कि भाई एक 13(4) जोड़ दिया कि भाई 13(2) ओनली फॉर ऑर्डिनरी है, और 368(1) में कह दिया कि भाई जो 368 के तहत जो संविधान संशोधन है वो ऑर्डिनरी नहीं है। और दूसरा इन्होंने 31C जोड़ दिया कि भाई 39B और 39C को पूर्ति करने के लिए हम जो भी कानून बनाए, अगर उससे आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है तो उस कानून को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, और इस तरह का कोई भी कानून है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का कानून है फिर से जाएगा कोर्ट में, तो फिर केशवानंद भारती जी कोर्ट के अंदर चले गए 1973 के अंदर, और उन्होंने चैलेंज किया आर्टिकल 24 और 25 को। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला दिया कि भाई जो आपने 25(2) का है कि भाई इस तरह का कानून कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ये तो सबसे पहले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये हमारे संविधान का बेसिक भाग है कि हम जो है किसी भी कानून का जो है न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और बाकी जो अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं 24th और 25th में, जैसे आर्टिकल 13(4) को जोड़ना, 368(1) को जोड़ना, 31C को जोड़ना, इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। तो अब यहाँ से सरकार के लिए पिक्चर क्लियर हो गई
कि भाई अब हम जो है इस तरह का कोई भी कानून बना सकते हैं कि जो कि हमारा आर्टिकल 14, 19 और 31 का जो है उल्लंघन करे और सरकार उसमें हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, यानी हम ऐसा कोई भी कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हम इस तरह का कानून बना सकते हैं। तो सरकार ने फिर 42वां संविधान संशोधन करा 1976 में। उन्होंने उस 31C के अंदर, जहाँ 39B और 39C केवल ये दो ही कानून थे, उसका एक्सपांशन कर दिया सारे डीपीएसपी के लिए। यानी अब 31C का जो एक्सपांशन कर दिया 36 टू लेकर 51 आर्टिकल के लिए एक्सपांडेंट कर दिया। तो फिर उससे वापस केस गया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के अंदर, वापस इसको चैलेंज किया गया। तो आर्टिकल 31C को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको, जो इन्होंने एक्सपांशन करा है 31C का, उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और इनवैलिड यानी अवैध करार दे दिया। और इसका जो रीस्टोर टू इट्स प्रीवियस फॉर्म, इसको जो अपने पिछले स्वरूप के अंदर बदल दिया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है ये एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। और अगर दोनों के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के अंदर, तो फंडामेंटल राइट को जो है प्रीफर किया जाएगा। तो यहीं से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, ये आपके केशवानंद भारती जी का भी क्वेश्चन बनता है। ये इसके सारे के सारे लॉ हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। आर्टिकल 39B हो, 39C हो, 31C हो, ये 13(4) हो, 368(1) हो, आर्टिकल 368 हो। ये जो मुख्य संविधान संशोधन हमके पूछे गए हैं, तो ये 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर आपके पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, जो कि अब हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी और कुछ केस है, वो भी हम सारे के सारे देख लेते हैं। ये अभी 24वां देख चुके हैं हम, 25वां देख चुके हैं, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स देख चुके हैं। प्रेजेंट स्टेटस हम देख चुके हैं कि भी फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीमेसी रखते हैं डीपीएसपी के ऊपर। और फंडामेंटल आर्टिकल जो है हमारे 14, 19 आर सब ऑर्डिनेट टू डीपीएसपी 39B एंड 39C, ये हमने पिछले टॉपिक में देख लिया। क्योंकि ये 24वें संविधान संशोधन से है कि अगर 39B और 39C की पूर्ति करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन भी होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं होगा। ये आपको कई बार नाम सुनाई देगा, भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी जो हमारी संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, जो कि प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। तो ये सारे केस तो हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें इम्पोर्टेंट केस आता है वामन राव केस। वामन राव केस इसलिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ इस एक तारीख के लिए, 24 अप्रैल 1973 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, वो 24 अप्रैल जो भी 1973 के बाद में के जितने भी केस हैं उनके ऊपर लागू होगी। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद में आपने चाहे 368 के तहत कोई कानून बनाया, चाहे किसी भी के भी तहत कोई भी कानून बनाया हो, उसका जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और उसको चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है। उसका कोई पार्ट हो तो उसको इनवैलिड किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए इसको कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973 जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस के अंदर। तो इसलिए ये तारीख याद रखना जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट केस आता है एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस आया था इमरजेंसी के समय, 25 जून 1975 के समय इमरजेंसी में। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी तो हमने रिट पावर पढ़ी थी। सुप्रीम कोर्ट जब इमरजेंसी में लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो क्या होता था कि रिट पावर उसकी तो कैंसिल हो गई, तो वहाँ तो रिट लगाई नहीं जा सकती। लेकिन हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत क्या लगाई जा सकती थी, रिट पावर। तो जब सस्पेंड इमरजेंसी लगी तो उसके तहत क्या आर्टिकल 24, 14, 21 और 22 ये भी क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। तो किसी ने इसके ऊपर रिट लगाई कि भाई जब ये हमारा जो आर्टिकल 32 है तो इसके तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगी थी, कि भाई आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ को, कि भाई अगर जो जीवन जीने का जो अधिकार है वही सस्पेंड कर दिया गया इमरजेंसी के नाम पे। तो उसमें 5 जजों की बेंच थी, उनमें से 4 से 5 ने कहा था कि भाई जो है सरकार जो कह रही है वो सही है, ये आर्टिकल सस्पेंड होने चाहिए, आर्टिकल 14, 21 और 22 सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन उनमें से एक जज से जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने कहा कि अगर जीवन जीने का अधिकार ही अगर आपने सस्पेंड कर दिया है तो फिर ये अंत कानून का अंत होगा, एंड ऑफ लॉ होगा। इफ राइट टू लाइफ सस्पेंडेड देन दिस वुड बी एंड ऑफ लॉ। उसके बाद में फिर KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वाद हुआ। उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके एडीएम जबलपुर के फैसले को जो है पलट दिया गया। और आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि अगर इमरजेंसी लग भी जाए तो आर्टिकल 20 और 21 जो है नेवर बी सस्पेंड। आर्टिकल 20 और 21
20 था कि अपराध की सिद्धि में दोष सिद्धि के संबंध में जो है अपराधी का संरक्षण की बात थी कि भाई उसको एक सजा, मतलब अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, जो उस समय कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, ये चीज़। और आर्टिकल 21, ये दोनों आर्टिकल है कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। और आर्टिकल 19 के बारे में भी देखा था हमने कि भाई आर्टिकल 19 अगर शस्त्रों की यानी आर्म रिबेलियन की वजह से अगर कोई इस तरह के इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, ये हम डीपीएस भी हम पढ़ ही चुके। अब हम इसके अंदर हम इसी के साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जो है पार्ट 4 के अंदर है, आर्टिकल 15(1)(a) के अंदर आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। तो ये हमारे जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये भी क्वेश्चन है कि भी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। दूसरा क्वेश्चन आता है भी किसकी रिकमेंडेशन पर जोड़ी गई, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर जोड़ी गई थी। तीसरा, ओरिजिनल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तो ओरिजिनल जो इसने जो सजेस्ट की थी वो थी 8। और 42वें संविधान संशोधन से जो ओरिजिनली ऐड की गई थी वो करी गई थी 10। तो अगर भाई सजेशन तो कितना था, सजेस्ट की गई थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज और जो जोड़ी गई थी हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और हमारी ये भी है कि भाई 11th फंडामेंटल ड्यूटीज किससे तहत जोड़ी गई, तो ये भी क्वेश्चन आता है वो 86 संविधान संशोधन 2002 से जो आरटी वाली है, शिक्षा का अधिकार वाली। ठीक है, तो ये ओनली फॉर जो है इंडियन सिटीजनशिप है और कैन इम्प्लीमेंट बाई मेकिंग लॉ, इनको जो कानून बना के जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी के जो आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये सारी की सारी जो 11 है, या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछी जाती है। तो अगर इनको ज़बरदस्ती याद करें तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आ भी गई तो भी आप इनको याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि अभी तक तो आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं कि भाई 11 के 11 कोई ऑर्डर में या कौन-कौन सी है। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई कौन से संविधान संशोधन से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि भाई किस कमेटी की सिफारिश से हुई थी और वर्तमान में है कितनी। 11th है, ओरिजिनली 10 थी, संविधान संशोधन ये था, और इनको जो है कानून बनाकर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे पार्ट 5 के अंदर, जो कि यूनियन गवर्नमेंट आती है हमारे। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है हमारे, जैसे कि भी संसद आ गई हमारी, है ना, सब राष्ट्रपति आ गया हमारे, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।